हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कहाँ तक? वेदों के प्रकार सिर्फ हमने पढ़े थे मेरे ख्याल से। हमने कहा कि वेदों के 4 प्रकार है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार है। और सिर्फ इनके बारे में ये डिस्कस किया गया था कि ऋग्वेद है ओरिजिनल में सबसे पहले यही लिखा गया था। बाद में फिर उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे ऋग्वेद में ओरिजिनल श्लोक है, उनको म्यूजिकल टोन में कन्वर्ट कर दिया गया सामवेद के अंदर। और उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसमें कहा गया कि श्लोक जब हम उच्चारण करेंगे या पढ़ेंगे तो साथ साथ में ये कस्टम्स आपने फॉलो करने हैं, ऐसे कपड़े आपने पहनने हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, ये चीजें आप रखेंगे साथ में। मैंने रिचुअल्स जानते, रिचुअल्स क्या होते हैं? जैसे आप के यहाँ जब मुंडन या कहीं शादी होती है ना, तो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं कि पहले ये चीज करनी है, फिर ये चीज करनी है, फिर ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा। ये सारे कस्टम्स और रिचुअल्स उसके अंदर दिए हुए हैं। और लास्ट वाला जो था वो अथर्ववेद, वो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है। उसमें इस हद तक को मानना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि श्लोक को पढ़ने से हम कोई भी अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कई लोग मानते थे उस समय पे कि अगर श्लोक को ठीक से पढ़ा जाए या उच्चारण किया जाए तो ये प्राप्ति, जैसे धन की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, ऐसे ऐसे चीजें आ गई। और इवन पाखंड भी फिर शामिल हो गया कि पंडितों ने कई बार तो ये करना स्टार्ट कर दिया कि अगर ये पूजा पाठ करोगे हम हमारे द्वारा तो ही आपको फलना चीज मिलेगी। तो वो चीज उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कंफर्म नहीं था, मगर ये था कि जो पंडित कम्युनिटी थी उनको काफी इसका बेनिफिट पहुंचा। राइट। वेल, आगे बढ़ते हैं वेदों के बारे में। और वेदों के ऊपर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेदों की आगमन की डिफरेंट डिफरेंट लोगों की थ्योरी, जैसे कि उन्होंने क्या क्या कह दिया इसके अंदर। मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको सिर्फ कि मैक्स मुलर की थ्योरी है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। हम उसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोगों ने और इसके बारे में टिप्पणियां की हैं, तो आज हम वो लिखेंगे। अब हम लेक्चर 1 में हमने शॉर्ट में डिस्कस किया, लेक्चर 2 में डिटेलिंग से करेंगे और लेक्चर 3 में ही खत्म हो जाएगा वैदिक सभ्यता। आइए डिस्कस करते हैं। आर्यन कहां से आए, ऐसा हेडिंग डाल दो। आर्यंस कहां से आए, हेडिंग डाल दो, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा डिटेलिंग में करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से जो है कुछ टेबल जैसा बना लें, कुछ हल्का फुल्का, जैसे एक लाइन यहां लगा दें, एक लाइन आप यहां लगा दें, कुछ ऐसे से कर दें आप। और हेडिंग में डाल दें आप फर्स्ट हेडिंग में हम डाल देंगे कि यूरोप, जो जिन्होंने कहा कि यूरोप से आए हैं। यूरोप जानते हैं आप? यूरोप आज जैसे जर्मनी या फिनलैंड या हॉलैंड या ब्रिटेन, ये सारे, फ्रांस, उधर से हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आर्यन हैं वो यूरोप से आए थे। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का मतलब यहाँ क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आर्यंस कहाँ से आए, यूरोप से आए। और उसके पीछे उनके तर्क थे। उनका कहना था कि जिस तरीके का उनका वे ऑफ लिविंग था या जो उनका लाइफस्टाइल था वो यूरोपियन से मिलता था, जो यूरोप में लोग रहते थे। पर इसके बारे में कई हिस्टोरियंस ने इस बात को रिजेक्ट किया है, पर हम फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लिखते जाएंगे सीधे सीधे। तो थोड़ा सा आप इसमें लिखिएगा। यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यन यूरोप से आए, कि आर्यन यूरोप से आए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भाषा को वो बोलते थे ना, वो आज की क्या है, संस्कृत। और संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन का मतलब क्या होता है कि ऐसी भाषा जो इंडिया में पैदा हुई पर उसके रूट कहां पे है, यूरोप में।
तो उस बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि ये यूरोप से आए होंगे। तो ये तथ्य है। अब आप ऐसा ना कहें कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है तो यूरोप से कैसे आ गई, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ना कभी आपको एग्जाम में पूछने वाला कोई कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा को हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका मीनिंग क्या है, बात सही कि नहीं है? संस्कृत जिस भाषा की हम बात करते हैं ना, वो तो आर्यंस ने लिखी और बोली, आर्यंस ने। और जबकि उस भाषा का नाम आर्या था। इससे पहले की सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। उनकी भाषा हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे की सभ्यता फिलहाल रिसर्च में है। तो कोई कहे कि ये सबसे पुरानी भाषा है, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हिस्ट्री पीछे कहां तक है, मालूम ही नहीं है। तो बोलने को अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, उनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तमिल है, राइट? तमिल है। इंडिया में अभी तक जो भाषाएं बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं, उनमें सबसे पुरानी कौन सी है? लिखी और बोली जाने वाली भाषा है। अभी भी अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइबल भाषाएं ऐसी हैं जो हम पढ़ समझ नहीं पाते हैं उनकी लैंग्वेज, मगर वो काफी सदियों पुरानी है। तो फिलहाल वो डिबेटेबल चीजें हैं। तो जो भी है, तो इन इतिहासकारों ने क्या कहा कि जो आर्यन भाषा बोलते थे संस्कृत, वो इंडो आर्यन भाषा, सॉरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अर्थात उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? यूरोप से। क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज के कुछ शब्द है ना, ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक, वो इसमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक में है ट्रिग्नोमेट्री, यह है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो वहां से यहाँ पे संस्कृत में लिए गए हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी, संस्कृत हमारी पहले थी, हमारी त्रिकोणमिति से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बनाया है। अब इसमें डिबेट में जाने से क्या फायदा है? हमने उनकी ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति बनाया या उन्होंने हमारी त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिया, इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। पर इनका कहना है कि नहीं, ग्रीक लैंग्वेज संस्कृत से पुरानी है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की खोज है 600 बीसी पहले कर दी गई थी एक शेफर्ड के द्वारा। ये एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर है, पहला 12th क्लास का। तो ग्रीक देश के अंदर आप जानते हैं फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे ग्रीक में। अल्फा बीटा गामा जीटा ईटा साई फाई, ये सारे कहां से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज के साइन है सारे सारे। तो साइंस और फिलोसफी सबसे पहले कहां डेवलप हुई? ग्रीस के अंदर। वो यूरोप के अंदर है, ग्रीस। अलेक्जेंडर वहीं से आया था। ग्रीस में बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर जैसे आर्किमिडीज, अरिस्टोटल कहां पैदा हुई है? ग्रीस के अंदर। ये पहले फिलोसोफर थे, बाद में क्या बन गए थे? साइंटिस्ट। तो हम 200 बीसी या 300 बीसी की बात की जाए तो वहां पे साइंस में काम हो रहा था, राइट? और 1500 बीसी पहले आर्यन यहाँ आए थे। तो इनका मानना है, इन लोगों का मानना, कुछ इतिहासकारों का, कि ग्रीक भाषा जो यूरोप की भाषा है, इंडो ग्रीक भी कहते हैं इसको, इंडो ग्रीक। तो ग्रीक देश की भाषा है। जिस भाषा के शब्द किसमें मिलते हैं? संस्कृत में। और संस्कृत लैंग्वेज वहां की उससे प्रभावित है। तो इसलिए उस तर्क पे कह दिया कि आर्यंस कहां से आए थे? यूरोप से आए थे। एविडेंस कंप्लीटली किसी के पास नहीं है। ज्यादातर थ्योरी जो मानी गई है, स्वीकार की गई है, वो कौन सी वाली है? मैक्स मुलर की, मध्य एशिया से आने वाली, सेंट्रल एशिया से आने वाले, है ना? सही कि नहीं है? लिखा आपने इसमें कि क्या लिखा आपने इसमें? कुछ इतिहासकारों, यूरोप से आए थे, बिल्कुल ठीक। लिख दिया आपने ऐसा? हाँ, ऐसे इसलिए क्योंकि जो संस्कृत है वो वो कैसी भाषा है? इंडो यूरोपियंस। इट मीन संस्कृत भाषा में कई शब्द हैं जो यूरोप की भाषाओं के। तो फिर इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि अगर भाषा में उनके, हमारी भाषा में, संस्कृत में उनके शब्द हैं, तो ये लोग वहां से आए होंगे, ये ऐसा मानना है यहाँ पे। नौ किस किसने ऐसा कहा? तो विलियम जॉन ने ऐसा कहा। इतिहासकार यहां लिख दीजिएगा, कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने ऐसा कह दिया। तो सर विलियम जोन, सर विलियम जोन्स ने ऐसा कहा। फिर गिल्स, GILES, हंगरी से थे ये, सारे यूरोपियन थे ये। मॉर्गन, ये कुछ नाम है इनका, रट्टा मान लो आप। ये कुछ इतिहासकार हैं और सारे के सारे कहां से हैं? ये सारे यूरोप से हैं ये। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यूरोप का इतिहासकार होगा उसके दिमाग में यूरोप के लिए क्या होगा? एक बायस होगा कि नहीं, हमारे से यहाँ से लोग आए हैं। उनको तो हर हाल में बताना था कि हमारी सभ्यता तुमसे क्या है? पुरानी है।
और इवन वो ये तक कह रहे थे कि इंडिया में जो लोग थे वो अनसिविलाइज्ड थे, अनसिविलाइज्ड, ना पढ़ते थे, ना लिखते थे, ना उठना बैठना था। आर्यंस सिविलाइज्ड थे, माने प्रॉपर उठना बैठना उनका था, वो उनके पास नॉलेज था, ज्ञान था, लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, तो वो उधर से आए थे। तो उनका ये मानना ऐसा है। अब मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की हम बात करेंगे। दूसरा है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के बारे में आपका क्या विचार है? किसने कहा था ऐसा? एक व्यक्ति ने, जो हमने पढ़ा। पर मैक्स मुलर के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने ऐसा कहा था। पर इनका मानना, सॉरी, हाँ ठीक है, इनका ये ऐसा मानना क्यों था कि मध्य एशिया से आए थे? मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि क्यों मैक्स मुलर का मानना था कि मध्य एशिया से आए थे। देश के निवासी थे ना। कोई गेस? उनके जो ऋग्वेद हो कि उनके ग्रंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम सेम। हाँ, उसका नाम क्या ग्रंथ का? अवेस्ता। अवेस्ता, बिल्कुल। तो अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ है जो ईरान का है, और ग्रीक, सॉरी, ऋग्वेद से क्या है, वो मिलता जुलता है। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ किसी देश का और हमारा मिलता जुलता हो, इट मीन्स हम दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। और इनकी थ्योरी को ज्यादातर इतिहास में एक्सेप्ट किया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि आर्यंस कहाँ से आए थे, तो आप क्या बोलेंगे? मध्य एशिया से आए थे। विचार डिफरेंट डिफरेंट हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट, सॉरी, ज्यादातर हिस्टोरियंस ने किसको माना है? सेंट्रल एशिया की थ्योरी को। तो रीजन इसके पीछे क्या है? अवेस्ता। अवेस्ता जो कहाँ का धार्मिक ग्रंथ है? ईरान का धार्मिक ग्रंथ है, जो किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो उनका कहना था कि ऋग्वेद और अवेस्ता की चूंकि बातें लगभग सेम है, तो इसलिए उनका कल्चर और हमारा कल्चर क्या होगा, सेम होगा। फिर वहीं से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ये मैक्स मुलर ने कहा था, ई मेयर ने कहा था, इसको कहा मैक्स मुलर ने, ई मेयर, MEYER, मेयर। ये दो लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा कि मध्य एशिया से आए थे। असल में कुछ लोगों के नाम को याद कर लेना बस। तो अवेस्ता जो ईरान का धार्मिक ग्रंथ है, और इनके ऋग्वेद के बीच में काफी सिमिलरिटी है। इवन मैक्स मुलर तो ये कहते हैं कि जो ईरान का जो अवेस्ता है और यहाँ का ऋग्वेद है, दोनों सेम टाइम पे लिखे गए थे, सेम टाइम पे। ये दोनों धार्मिक ग्रंथ एक ही समय पे लिखे गए थे, एक ही समय पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब वहां के लोग यहाँ आ गए होंगे, कुछ लोग वहां रह गए, कुछ लोग यहाँ आ गए, दोनों के विचार सेम थे। पर फिर बात यहां से आती है कि जब हम कहते हैं कि ऋग्वेद का जो ज्ञान है भारत में सदियों से था, और श्रुति मने बोल बोल के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्ञान पहुंचाया जा रहा था। तो सवाल है कि ये भारत से वहां कैसे पहुंच गए, फिर ईरान में कैसे है ये? तो ये तो मानते हैं कि ईरान से जो लोग आए थे, मध्य एशिया से लोग जो आए थे, ये सारा ज्ञान कहाँ पड़ा था? ईरान के अंदर, मध्य एशिया में। भी आर्यन कहाँ से आए, अगर हम इसको मानते हैं, अगर इस चीज को, और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में जो धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता, उसके कई चीजें ऋग्वेद में दिखती हैं। तो ओरिजिनल क्या हुआ, ऋग्वेद हुआ कि अवेस्ता हुआ? उनके अकॉर्डिंग अवेस्ता हुआ ना फिर तो। जब आर्यन यहाँ के थे ही नहीं, वो उधर के थे, वो ज्ञान वो लेके आ गए, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया चीज को, और वहां भी लिखा जा रहा था। तो फिर ये समझ में हमारी नहीं आता कि जो हमारे देश में लोग कहते हैं कि ऋग्वेद या वेदों का ज्ञान आर्यंस का नहीं था, सदियों से भारत में था, सदियों से। और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को मौखिक रूप से सुना सुना के आगे पहुंचा रही थी। ये ऋषि मुनियों के पास काफी सदियों से ज्ञान था। तो फिर ये हो सकता है कि आर्यंस ने उस बात को यहाँ लिखा, और फिर कुछ लोग चले गए अपनी उस जगह पे जो मध्य एशिया में जहां से आते थे, उन्होंने वहां भी चीज लिख दी उस भाषा के अंदर। ये भी हो सकता है। तो फिलहाल ये बातें सारी क्या हैं, डिबेटेबल हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे। एग्जाम में ऐसी बातें नहीं पूछने वाले हमसे कि ओरिजिनल अवेस्ता है या फिर ऋग्वेद है, हम इसमें नहीं जाएंगे। अब आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक जानते हैं, एंटार्क्टिक और आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, आर्कटिक क्षेत्र से।
आर्कटिक से। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही मैच्योर और बड़े दिमाग वाले व्यक्ति थे, समझा आप? और इतिहासकार थे वो। कई लोगों को लगता है कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे और बस उसने नेता थे और कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन, जैसा नहीं है। ये हिस्टोरियन के तौर पे ज्यादा फेमस थे। तो इनका कहना है कि आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो ये आर्कटिक क्षेत्र से कैसे आए थे? क्योंकि बाल, वैसे कहा किसने इस बारे में ऐसा? बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए कि आर्कटिक से आए थे? वहां तो बर्फ और मौसम कितना खराब रहता है वहां पे। क्योंकि ऋग्वेद में आर्यंस ने कुछ ऐसा लिखा है जिस कारण से बाल गंगाधर तिलक इस निष्कर्ष पे पहुंच गए। तो उन्होंने एक साल को उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि 6 महीने गर्मी, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। मगर बाल गंगाधर की इस थ्योरी को एक्सेप्ट पर कहा है, मशहूर है। तो लिखिएगा, वेदों में आर्यन ने एक वर्ष में 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि की बात की है। 6 महीने दिन और 6 महीने की रात्रि की बात की है। तो ये सब कहां होता है? आर्कटिक क्षेत्र में 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, मान लेते हैं। और देखो, वैसे भी जो लोग भारत में रह रहे होंगे, उन्हें कैसे मालूम कि एक साल में 6 महीने धूप और 6 महीने रात होती है? उन्हें कैसे मालूम होगा? अगर वो कोई लोग वहां से आए होंगे, उनको ही पता होगा ना इस चीज का। पर सवाल ये कि आर्कटिक क्षेत्र में जीवन कैसे वो काट रहे होंगे। अच्छा जी, तो 6 महीने जब दिन ही दिन है और 6 महीने रात ही रात है, तो वहां जीना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक की इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ऐसे क्षेत्र में कोई आदमी कैसे रह सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिलहाल देखिए, मैंने कहा ना, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्या सही हुआ होगा। और तिब्बत से आए थे, ऐसा कहना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तिब्बत से आए थे। चौथा है तिब्बत। तो ये तिब्बत से आए थे, ऐसा कहना है स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। अब ऐसे इसलिए कहा जाता है कि वेदों में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई पाई जाती हैं जो कल्चर शो करती है तिब्बती लोगों का, हमारा कल्चर नहीं शो करती वो। वेदों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं वैदिक ग्रंथों में जो तिब्बत का कल्चर शो करती है। जैसे जो तिब्बतन कल्चर था ना, उस कल्चर को वो शो करती है। रहन सहन जो तिब्बतन का था, हमारा ऐसा रहन सहन नहीं था। देखा जाए, जो आर्यंस का रहन सहन था वो तिब्बतियन कल्चर जैसा था, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो लिखिएगा इसके अंदर, वैदिक ग्रंथों के अंदर वैदिक ग्रंथों के अंदर वैदिक ग्रंथों के अंदर आर्यंस का रहन सहन तिब्बतीन कल्चर को से प्रभावित है। आर्यंस का रहन सहन तिब्बती कल्चर से प्रभावित है या तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है, तिब्बतीन संस्कृति से प्रभावित है, तिब्बतीन संस्कृति से प्रभावित है। इसलिए
ऐसा कहा जाता है कि ये तिब्बत से आए थे। इसके चक्कर में ये बस तो ये फिलहाल हमने डिटेलिंग में डिस्कस किया इस बारे में कि टॉपिक हमारा क्या था, आर्यन्स कहां से आए थे। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि सर विलियम जोन्स, ज्यादा इसके बारे में पूछ लेते हैं कि इनके अनुसार आर्यन्स कहां से आए थे, यूरोप से आए थे। और आपने इन डेप्थ भी जान लिया कि रीजन क्या था, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यूरोप से आए, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मध्य एशिया से आए। मगर जिस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है फिलहाल तक, थ्योरी है ये सच नहीं है। थ्योरी मतलब, थ्योरी क्या चीज होती है, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं होता, एक एजम्पशन है, एक तुक्का लगाया गया है। तो किस आदमी के तुक्के को सही माना गया है फिलहाल तक? मैक्स मुलर के मध्य एशिया वाले को। अगर आज हम लोगों में से, आप लोगों में से कोई इतिहासकार बनता है और वो रिसर्च करता है और कोई एक नया वो बात लेके आए, हो सकता है कि कल परसों ये ना बोल के कोई और चीज बोल दी जाएगी। फिलहाल रिसर्च हो रही है, प्रमाण हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो कोई यही ना कहे कि मध्य एशिया से आए थे कि परफेक्ट है, यही है, नहीं है। अभी डिबेटेबल बातें सारी है। तो ज्यादातर लोग किस थ्योरी को सही मानते हैं? मैक्स मुलर की। बात खत्म। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो आर्यन्स जहां पे बसे ना, जहां पे रहे आर्यन्स, जहां से भी आए, मध्य एशिया से आए, मान लो, ये मान के चलो आप, तो वो 7 नदियों के क्षेत्र में रहे थे। इसलिए इसको सप्त सिंधवा कहा जाता है। वेदों में, ऋग्वेद में कहा गया कि आर्यन्स कहाँ रुके? सप्त सिंधवा क्षेत्र में। सप्त सिंधवा मीन 7 नदियों वाले क्षेत्र में। तो 7 नदियों को उस समय पे किस नाम से जानते थे कि रावी का नाम क्या था, सतलुज का नाम क्या था, झेलम का नाम क्या था, ये हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हल्का सा सप्त सिंधवा टॉपिक डाल दीजिए। सप्त सिंधवा, सप्त सिंधवा। तो सप्त सिंधवा भाई चीज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। आपने एक रफ सा मैप बनाना है, जैसे मैंने बुक में ऑब्जर्व किया, बिल्कुल मैं भी वैसे वैसा मैप बनाऊंगा और आप भी ऐसे रफ सा मैप बना लेना है। जो आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था, याद आपको कि मंदा, देमाबाद और इधर है ना। तो 7 नदियों का ऐसे ऐसे 7 कुछ ऐसे बना लो आप रफ में। हमें एग्जैक्टली उनकी लोकेशन नहीं देनी है, बस 7 ऐसे लगाकर, ताकि ये समझ में आए कि 7 नदियां यहाँ बह रही हैं। 7 नदियां, सप्त सिंधवा, 7 नदियां, सप्त सिंधवा मीन 7 नदियां। तो वो सिंध को नदी बोल रहे हैं, समझे आप लोग? सिंध। इवन इसी सिंध से क्या बना? हिंद, और फिर हिंदू बन गया वहां से। ठीक है जी, सिंध से हिंद और फिर वहां से हिंदू बन गया। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म एक मिसनोमा है। मिसनोमा मीन्स कि गलती से कोई नाम में उच्चारण में गलती जब हम करते हैं ना, और वो हमारा नाम पड़ जाता है, तो वही है। तो हिंदू जो शब्द है वो यहाँ का ओरिजिनल नहीं है, हिंदुस्तान ओरिजिनल नहीं है, भारत ओरिजिनल है शब्द, और हिंदुस्तान नहीं या हिंदू नहीं, ऐसा कहा जाता है। इंडियंस भी इंडस रिवर से आया है। ये सिंधु को ग्रीक देश के लोग क्या बोलते थे? इंडस, राइट। तो इंडस वो कहते थे, तो इंडस से बन गया इंडिया। तो इंडिया भी हमारा अपना नाम नहीं है, अंग्रेजों ने हमें वो नाम दे दिया है। हमारा अपना जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? भारत है। पर सवाल फिर ये उठता है कि क्या हमें भारत नाम को दोबारा से अपना लेना चाहिए, या फिर इंडिया ही नाम
चलते रहना चाहिए। इस पे काफ़ी डिबेट होती है। तो इसके पीछे इसका आंसर ये हो सकता है कि भारत शब्द को भी प्रमोट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के कई लोग हैं जो इंडिया नहीं भारत बोलते हैं। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो ना बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, वो इसको इंडिया ना बोल के भारत बोलते हैं। तो उनके दिमाग में है कि भारत है ये, राइट? पर चूंकि इंडिया के नेबर से आप बाहर निकले, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, चीन या इधर जाएं, आप जापान में जाएं, वो लोग हमें इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के नाम से हटाकर इसे एकदम से भारत करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि ये नया देश कौन सा आ गया, या इंडिया अब कहाँ गए, इंडिया क्या है, इस तरह से। क्योंकि इंडिया भी एक ब्रांड बन चुका ना, ब्रांड है फिलहाल इंडिया कुछ चीजों के अंदर। तो फिलहाल इस तरह से सब सिंधवा तो लिखी गई इसके अंदर। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है, ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि आर्यन जहां बसे वो 7 नदियों का क्षेत्र था। वह 7 नदियों का क्षेत्र था। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि आर्यंस जहां बसे वो 7 नदियों का क्षेत्र था। जिनके नाम निम्नलिखित हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आइए लिखते हैं झेलम, वतिस्ता कहा गया। वतिस्ता, झेलम को वतिस्ता कहा गया। VATISTA, वतिस्ता। यह झेलम का, झेलम नदी कहां पे है मालूम है? जम्मू कश्मीर में झेलम। तो मीन्स ये जम्मू कश्मीर में भी रहते होंगे। झेलम है, इसके बाद फिर ब्यास है, विपाशा, ब्यास, बिपाशा। माने ये है आज का नाम ये है मॉडर्न नेम, ठीक है जी। इस तरफ को मॉडर्न नेम आ गए, मॉडर्न नेम, और इस तरफ को आपकी वैदिक नेम, वैदिक नाम, वैदिक समय में इनको क्या बोलते थे, इस तरह से। नौ चेनाब, क्या बोलते हैं चेनाब को? अक्सिनी। तो चेनाब को अक्सिनी बोलते हैं। तो हमने चेनाब को डिस्कस किया। चेनाब के बाद रावी, रावी का नाम क्या है? परुषिनी। परुषिनी। रावी के बाद सतलुज, सतुद्री, 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 सरस्वती, सरस्वती। आज की डेट में ये नदी है ही नहीं, ये मिथिकल नदी है। मिथिकल, मिथिकल मतलब कि ऋग्वेद में सुना था कोई नदी है सरस्वती, पर उसका अभी आता पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि धरती के नीचे बहती है, ऊपर नहीं है पानी इसका। मतलब ऐसा बोल रहे हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले हरियाणा के अंदर खुदाई चल रही थी, और वो कुछ पता नहीं मेजर कर रहे थे भी, नीचे कोई आवाज आ रही है पानी के बहने की, पानी चलने की आवाज आ रही है, मगर फिर उसके प्रमाण नहीं है हमारे पास। और आप कहीं भी खुदाई करेंगे पानी तो निकलेगा ना वहां से। उनका मानना था कि सरस्वती नदी का पानी ऐसा है कि जो इसे पिएगा उसे ज्ञान, नॉलेज
आ जाएगा। ये सब मिथ है। मैंने कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पानी मात्र पीने से हमें ज्ञान आ सकता है। तो फिलहाल सरस्वती का नाम आज भी क्या है, सरस्वती है, मगर ये नदी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मैंने कहीं देखने को नहीं मिल पा रही है। लोगों के विश्वास है बस कि हाँ, ये पृथ्वी के नीचे बहती है, ऊपर पानी नहीं है इसका। सरस्वती एंड फाइनली सिंधु। फाइनली सिंधु नदी, जिसे आज भी क्या कहा जा रहा है, सिंधु ही कहा जाता है। इंडस बोलते हैं कई जगह पे, वैसे आज कई जगह पे से इंडस बोल देते हैं, और इसी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ गया। इंडस के नाम पे हम इंडियन बन गए, इंडिया हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो वेद 4 हैं, पर हर एक वेद को 4 कैटेगरी में रखा गया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मगर हर वेद की 4 कैटेगरी है, 4 टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वेदों के प्रकार, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, कि वेदों के प्रकार में तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो 4 वेद थे, तो इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वेद हो गया, अर्थ नहीं। इंग्लिश में तुम प्रकार ही बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेदा। तो उसमें एक प्रकार बन जाएगा ना यहाँ पे, मगर फिर प्रकार में आपको कंफ्यूजन बाद में आएगी, भी 4 प्रकार ये वाले हैं कि 4 प्रकार वो वाले हैं। ऐसे लिखें, ये काम करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं और लिखते हैं कि हर वेद के 4 प्रकार हैं, ऐसा करते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। लिखिए ऊपर, हर वेद के 4 प्रकार है। कोई वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, कुछ भी है, उनके 4 प्रकार है। एक है संहिता, पहला है संहिता। ब्राह्मणा अरंक्या, लेट मी चेक, ब्राह्मणा फिर अरंक्या, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, उसके बाद फिर अरंक्या, और उसके बाद उपनिषद। तो 4 प्रकार है, ब्राह्मणा, अरंक्या और संहिता, ब्राह्मणा, अरंक्या और उपनिषद, ये 4 प्रकार है, राइट। हम इनको, इन 4 प्रकार को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। संहिता में क्या है? तो संहिता के अंदर क्या है ना, जो कोई वेद है, उस वेद को प्रॉपर तरीके से लिखा गया है लोगों को समझाने के लिए। मैंने एक तरह से अगर लोगों को प्रॉपर बात बतानी है तो चरणबद्ध तरीके से लिखना उसका जरूरी है। तो वेदों को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में, आप कह सकते हैं शॉर्ट में लिखा गया किसके अंदर, संहिता में, ताकि जो लोग ब्राह्मण नहीं है, जो लोग पंडित नहीं है, जो लोग कोई किसी और काम में है, उनको भी अगर वेदों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए तो फिर छोटी कंपाइलेशन, देखो एक मिलती है भगवत गीता बड़ी सी, एक भगवत गीता प्रारूप छोटा रूप है, राइट, उसमें शॉर्ट में लिखा गया है ताकि जो लोग टीचिंग या एजुकेशन में नहीं है, किसी और प्रोफेशन में है, तो रोज वो अगर 2-2, 3-3 पेज पढ़ ले तो वो 5-6 महीने के अंदर उसको निपटा सकते हैं, उसके लिए किया गया है। तो जरा संहिता हेडिंग डाल दीजिए, संहिता को हेडिंग में डाल दीजिए और लिखिए आगे फिर। वेदों का अध्ययन करना इतना आसान नहीं था, वेदों का अध्ययन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वैदिक किताबें इतनी बड़ी थी, क्योंकि वैदिक किताबें इतनी बड़ी थी कि उसका अध्ययन करने के लिए आपको ब्राह्मण जीवन जीना पड़ेगा।
उसका अध्ययन करने के लिए आपको ब्राह्मण जीवन जीना पड़ेगा। तो इसलिए जनमानस तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, जनमानस तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, जनमानस तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया, उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया, जिसे संहिता कहा गया है, जिसे संहिता कहा गया है। उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया है? संहिता, जिसे संहिता कहा गया है। क्या आपको यहां तक क्लियर है जी? तो इट मीन्स कि ब्राह्मण जीवन जीना सबके बस की बात नहीं थी। तब ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं थी। आप जैसा प्रोफेशन चुनते हैं और आपको पढ़ाई लिखाई करने में मजा आ रहा है तो आपके बन जाएंगे ब्राह्मण, परिवार छोड़कर। इवन आपने पुरानी फिल्में देखी हो, सीरियल्स, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो विद्रोह करते थे माँ बाप के साथ कि हमें ये जीवन नहीं जीना है, हमें तो अध्यात्म की ओर जाना है। तो बाल वाल मुड़वा के चोटी रखकर, देखे आपने ऐसे सीरियल्स? तो बाल मुड़वा के चोटी रखकर क्या करने चले गए? अध्यात्म की ओर चले गए, गुरुजनों के साथ चले गए। तो जाति कहाँ थी? वो तो आपका जीवन जीने की शैली थी कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके बन जाएंगे ब्राह्मण, आप अगर मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो आप बन जाएंगे क्षत्रिय, आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो वैश्य, आप काम काज करना चाहते हैं, काम काज में बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट? तो उसे क्या बोला गया? शूद्र। और एक समय के बाद शूद्र का शोषण बढ़ गया क्योंकि उसे निम्न जाति वर्ग में डाल दिया गया। वो गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट? जैसे जो जूते बनाएगा वो चमार जाति बन गई, जो लोहे का काम करेगा वो लोहार जाति बन गई। हमारे देश में सबसे जो ज्यादा जूते बनाते हैं उसका नाम है बाटा। बाटा का ब्रांड बहुत फेमस है। और सबसे ज्यादा लोहे का जो इस्तेमाल करता है वो टाटा है। तो ये जातिवाद के लोग हैं? लोग ऐसे नहीं, वो पारसी हैं। इट मीन्स हाउ यू चूज योर प्रोफेशन, आप जैसा काम चुनते हैं आप वैसे आदमी बन जाते हैं। बाद में जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहां से। तो उनको लगा उस समय पे कि ब्राह्मण जीवन जीना सबके बस की बात नहीं है, सब वैराग बन जाए, अगर वैराग धारण कर ले तो ऐसे काम नहीं चलेगा वैसे भी। तो आम जनमानस तक नॉलेज कैसे पहुंचे? अब ब्राह्मण क्या था? ये भी एक वेदों का प्रकार था। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद का प्रकार एक तरह से। जैसे ऋग्वेद के भी क्या होंगे? 4 प्रकार होंगे। ऋग्वेद ग्रंथ काफी बड़ा, उसे थोड़ा सा छोटा कर लिया। एक होता आपका एग्जाम में देखा आपने, एक मॉडर्न की बुक आएगी 12th में, केमिस्ट्री फिजिक्स की, मोटी होती है। फिर जेएमडी की कौन एमडी आ जाते हैं, वो छोटे छोटे आ जाते हैं। हाँ, 333 छोटा हो जाता है। ये छोटा भी आता है माइक्रो, वो चीटिंग करने के लिए, वो छोटा होता है, राइट? इट मीन्स दैट कि ये सारा जुगाड़ क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ पाएंगे मोटी किताबों को, उन्हें शॉर्ट कर दो थोड़ा सा। जिनको 70% लेने हैं मार्क्स, 60% मार्क्स लेने, उनके लिए छोटा कर दो। और जिनको खाली पास ही होना उनको माइक्रो दे दो, कुछ करके ले जाएंगे उसको अंदर, राइट? तो बोलने का अर्थ क्या है कि यही संहिता के अंदर है। अब ब्राह्मण में क्या प्रॉब्लम थी? चलो छोटा कर दिया आपने संहिता में, मगर वेदों के श्लोक का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे। तो ब्राह्मणों में क्या किया गया? ब्राह्मण के अंदर क्या किया गया? उन्हीं वेदों के श्लोक का अनुवाद सरल भाषा में लिखा गया, सरल भाषा में, जो लोग उस भाषा को जानते और पहचानते थे। ऐसे उस समय पे भाषा प्राकृतिक थी, जो लोग समझते थे। जो ब्राह्मण बोलते थे वो संस्कृत थी, और जो आम लोग बोलते थे, आम लोग माने जो भी मजदूर है या आम वर्ग जो भी है ब्राह्मण के अलावा, वो बोलते थे भाषा, इसका नाम है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक मीन्स नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल, प्राकृतिक। बाद में फिर पाली आई, बाद में अशोक के टाइम पे, वो डिफरेंट चीजें हैं। तो प्राकृतिक भाषा कौन सी थी? जो आम जनता बोलती थी। और जो स्कॉलर बोलते थे, स्कॉलर मीन्स ब्राह्मण, वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। तो इन्होंने प्राकृतिक में या लोकल लैंग्वेज के अंदर उसका ट्रांसलेशन कर दिया, ताकि जिन लोगों को नहीं आती संस्कृत वो भी जान पाए कि क्या लिखा है ऋग्वेद के अंदर या क्या लिखा है सामवेद के अंदर, इस तरह से। देखिए ब्राह्मण के अंदर आगे एरो लगाकर, इसमें लिखेगा वेदों के श्लोक इतने जटिल थे, वेदों के श्लोक इतने जटिल थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। वेदों के श्लोक इतने जटिल थे जिन्हें समझना आसान नहीं था, जिन्हें समझना आसान
नहीं था। इसलिए इस धार्मिक ग्रंथ में इसलिए इस धार्मिक ग्रंथ में इसलिए इस धार्मिक ग्रंथ में वेदों के जटिल श्लोक को वेदों के जटिल श्लोक को सरल भाषा में वेदों के श्लोकों को सरल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। सरल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। तो अब इससे क्या होगा कि कोई भी आम आदमी, केजरीवाल टाइप, वो भी इसको पढ़ सकते हैं जो ब्राह्मण है। कोई भी जो भी दूसरा काम कर रहा है, दूसरे प्रोफेशन कर रहा है, जो ब्राह्मण नहीं है, नॉन ब्राह्मण भी वेदों का ज्ञान ले सकते हैं। राइट, ये था। और तीसरा अरंक्या। अरंक्या का मतलब होता है जंगल में, इन फॉरेस्ट। ठीक है, अरंक्या शब्द का मीनिंग क्या है? इन फॉरेस्ट। अर्थात एक होता है कि आपने किताब पढ़ ली, एक होता है मीनिंग समझना उसका। राइट, मीनिंग तो आपने समझ लिया किसके अंदर? ब्राह्मण में। मगर कुछ बातें गूढ़ होती हैं, गूढ़ बातें, इनका मीनिंग आपको नहीं मालूम चल सकता है। राइट, उदाहरण के तौर पे जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं, सपोज आपकी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसका मीनिंग जो जान पा रहे हैं सो जान पा रहे हैं। जब आप घर से कहीं दूर, दोस्तों से कहीं दूर, किसी एक जगह एकांत में जाके पढ़ते हैं, उसमें क्वालिटी क्या होती है? अलग होती है ना, है कि नहीं है? हो सकता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में ठीक पढ़ लेते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपके आसपास कोई ना हो, बिल्कुल पीस हो, साइलेंस हो। उस साइलेंस के अंदर आप 100% चीजें अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसा कहना था कि वेदों को आपको प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ, गहराई में जाके समझना है, तो आपको घर छोड़कर कहाँ जाना है? जंगल के अंदर। और जंगल में रहकर, इवन हमारे उसमें के जो लोग थे, ब्राह्मण या जो भी, जिनको वेदों का अच्छा ज्ञान चाहिए, वो लोग कहाँ निकलते थे? जंगल की ओर। तो कहीं जंगल में रुक गए, वहां ध्यान करना, मेडिटेशन करनी और फिर पढ़ना। ध्यान करना, मेडिटेशन करनी, फिर पढ़ना। आप में से कौन है जो मेडिटेशन करते हैं? करते हो मेडिटेशन? ऐसे मेडिटेशन करिए आपने आधे घंटे के लिए, दिमाग बिल्कुल कर जाएगा आपका शांत। फिर पढ़ने पे आप 100% बात एब्जॉर्ब या कैच कर सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग कई तरह की बातों में फंसा इस समय पे, हम जब भी पढ़ेंगे तो 4 लाइन्स पढ़ने के बाद एक नई थॉट आती है दिमाग में, फिर हम वापस किसी और दुनिया में चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि अच्छा आगे हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर इट मीन्स क्वालिटी नहीं होती हमारी रीडिंग में। हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, काम हम आधे घंटे कर रहे होते हैं। तो हमें आधा घंटा करनी चाहिए रोज मेडिटेशन। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मेंटली देखो, 99% बीमारियां कहां से पैदा होती हैं? माइंड से पैदा होती है, 99%। तो उस समय के महात्मा संत लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मेंटली क्या थे वो लोग? पीसफुल थे। तो अगर माइंड पीस में है तो 99% बीमारियां वैसे खत्म हो जाएंगी हमारी। ओनली 1% बीमारियां हैं जो बॉडी में होती हैं। आपका माइंड शांत है ना, अगर मान लीजिए, तो आप अननेसेसरी खाना नहीं खाएंगे, अननेसेसरी आप चीजें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ज्यादातर स्ट्रेस, डिप्रेशन के चक्कर में हम डिफरेंट उत्पाद कंज्यूम करते हैं, चाहे वो फिर ड्रग्स है या फिर एक्सेसिव खाना है। ठीक है जी। तो अरंक्य में क्या लिखा गया है? अगर वेदों का आपको गूढ़ ज्ञान चाहिए ना, तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा, घर परिवार दोस्त सब छोड़ के बैराग धारण करना पड़ेगा आपको। लिखिए इसके अंदर, वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर परिवार छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा। तो सवाल है, जंगल में ऐसा क्या मिलेगा? तो जंगल में क्या होता है? शांति, पीस होती है ना, पीस। तो पीस में जब आप पढ़ेंगे तो बात उसकी अलग होगी, क्योंकि जंगल में पूर्णता शांति होगी। क्योंकि जंगल में पूर्णता शांति होगी, इसलिए हम किसी बात में ज्यादा गहराई से जा सकेंगे। हम किसी बात में ज्यादा गहराई से जा सकेंगे अरंक्य के अंदर, है ना। तो कभी कभार जंगल में ऐसे भी जा जाना चाहिए हमें। जैसे मान लो कि आपने 15-20 दिन लगा लिए हैं, सच में कह रहा हूं, जंगल में आप कुछ देर बैठो,
तो इतनी पीस मिलती है, इतनी पीस मिलती है, तो आपका माइंड फ्रेश हो सकता है, राइट। एंड लास्ट में है उपनिषद। उपनिषद में क्या लिखा गया है? उपनिषद है बुक ऑफ फिलॉसफी। तो अगर आपने फिलॉसफी जाननी है वेद की, तो कैसे मिलेगा आपको? उपनिषद में जाए। उपनिषद का मतलब क्या होता है? इन द फीट ऑफ टीचर, माने गुरु के चरणों में जाकर। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको वेदों की फिलॉसफी जाननी, देखो एक होता है सिंपल आपने श्लोक पढ़ लिया रट लिया, एक होता है फिलॉसफी जानना, फिलॉसफर। व्हाट इज फिलॉसफर? हाँ, जैसे फिलॉसफर क्या होता है ना, कोई बात को पढ़कर वो लोगों का मार्गदर्शन करता है। फिर कि आप कैसे भगवान बुद्ध क्या बन गए थे? फिलॉसफर, राइट। रट्टा तो कोई मार लेगा ना उस चीज का। कई लोग हैं जो कंठस्थ है कि वेदों में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा, कंठस्थ है, पर वो फिलॉसफर नहीं है, क्योंकि उनको रटीटाई बातें पता है बस। फिलॉसफर वो होगा जो पढ़ी लिखी बात को प्रैक्टिकल भी एब्ज्यूम करता है और उनको अपने जीवन में ढालता है, प्लस बाकी लोगों को भी मोटिवेट करता है उस रास्ते में चलने के लिए। तो भगवान बुद्ध क्या थे? फिलॉसफर थे। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? फिलॉसफर ना। उन्होंने जो भगवद गीता में बातें कही वो सारी क्या है? वो फिलॉसफी है कि आपको कैसा निर्णय कब लेना चाहिए और क्या राइट डिसीजन है, क्या रॉन्ग डिसीजन। तो लिखिएगा उपनिषद। ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के चरणों में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के चरणों में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के चरणों में। और उपनिषद को बुक्स ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। और उपनिषद को बुक्स ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र की किताबें, दर्शन शास्त्र की किताबें भी कहा जाता है, बुक ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है उपनिषद को। तो इसलिए यदि वेदों की फिलॉसफी को जानना है, इसलिए यदि वेदों की फिलॉसफी को जानना है तो गुरु के चरणों में रहकर ही ऐसा होगा। वेदों की फिलॉसफी को जानना है तो गुरु के चरणों में जाकर ही ऐसा होगा। सही है। तो आपको, हम सभी को, वी नीड टू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दी टीचर्स, चाहे उसको जो भी ज्ञान क्यों नहीं, कम क्यों नहीं है। एक बार मेरे कॉलेज के टाइम पर एक अपने प्रोफेसर थे और उनको सब्जेक्ट की नॉलेज बड़ी कम थी। तो मैं पता नहीं कि ऐसा थोड़ा आदमी था उस तरह का, तो मैंने जिन्होंने कल पढ़ाना पहले पढ़ के चले जाना रात को, और नेक्स्ट उनको पंगा डालना हर चीज का कि ऐसा ऐसा क्यों है, वैसा वैसा क्यों है। तो बड़े परेशान हो गए वो। और मैंने स्टूडेंट के साथ ऐसा प्लान किया कि हमें ये चेंज करवाने हैं टीचर। तो मैंने उनसे वो करवा लिया, साइन करवा लिया पेज के ऊपर, और मैं डीन को दे आया चुपके से कि हमें टीचर को चेंज करवाइए, क्योंकि उनकी बताई बात तो कोई समझ ही नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं। उनको शायद, अब कोई भी आदमी होता है, जैसे मान लो कर ली पीएचडी कर ली, और उसके बाद उनको शौक नहीं होता पढ़ने का, वो नाम की पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिक्कत पड़ती है। वैसा कर दिया। अब उस आदमी की जॉब जाने के आसार आ गए थे, उनको निकालने वाले जो भी था इस तरह से। बट फाइनली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी, उसने सपोर्ट किया उस आदमी को कि नहीं, अब इनका नए नए हैं और ये इंप्रूव कर जाएंगे, तो फिलहाल इनको ना निकाला जाए। तो उनको ना निकाला गया। पर ये बात फैल गई कि डीन के पास कोई गया था और उन्होंने जो है वो, अब मेरा नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता। कुछ लोग होते हैं बीच में स्टूडेंट जो बोल देते हैं कि नहीं, होते कुछ लोग। तो कुछ लोगों ने बीच में मेरा नाम बता दिया। सब कह रहे कि हम नहीं बताएंगे नाम, उन्होंने मेरा नाम बता दिया। ये हमेशा होता है, हम कुछ भी करेंगे, कुछ लोग हैं बीच में जो नाम बता देंगे हमारा। वो तो मेरा नाम वहां तक पहुंच गया। अब इंटरनल का टाइम था, इंटरनल्स का 60 में से 40 नंबर लगते थे, और अगर वहां अगर मेरे 20 लगे, मेरे को पास किया, तो 30 नंबर का फासला पड़ जाएगा, राइट। उनको डर लगा कि, और उनके पास एक था हमारा मेन सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल जो होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, उनके मार्क्स भी उनके पास ही थे, जो बनते हैं 600 मार्क्स। तो 600 और लगा लो 650 नंबर, 640 नंबर उनके पास थे मेरे। तो मुझे लगा कि मेरी 3, 4, 5% मार्क्स कम ले आएंगे अगर ऐसा इन्होंने कम मार्क्स लगाया था।
तो जब लग गए इंटरनल, जो भी हुआ, बाद में मालूम चला कि जो मेरे 40 नंबर के इंटरनल है, उन्होंने मुझे उसमें 39 लगा दिए थे, इवन नोइंग कि इसने ऐसा किया था। 39 मार्क्स लगाए थे उन्होंने, और हाईएस्ट मेरे लगे थे उसमें 39। तो फिर जब मैंने रिजल्ट देखा ना, बहुत दुख लगा मुझे उस चीज का, कि हमें किसी भी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने पीएचडी करी है, मेरी अभी बीटेक खत्म नहीं हुई है, मैं उसके बराबर हूं क्या? मेरी क्वालिफिकेशन के बराबर नहीं है, तो हु द हेल आई एम। पढ़ाना कम भी आता होगा, मगर क्वेश्चन पूछना आसान है, रिप्लाई देना मुश्किल होता है। और मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझसे कोई पूछे क्वेश्चन, तो आंसर तो मेरे पास भी नहीं है ना, मैं खाली क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ ना। क्वेश्चन पूछना इज वेरी वेरी इजी, आंसर देना इज वेरी डिफिकल्ट। तो फिर उनको मैंने फोन करा और लिटरली मैंने सॉरी बोला, और मेरी आंख से आंसू आ गए थे। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, और आपकी कंप्लेन मैंने की थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था इस बारे में, मगर अगर आपने पढ़ाई ठीक से करी है, अगर आपको मैं मार्क्स नहीं देता, तो मैं अपनी एजुकेशन के साथ क्या हो जाता इन जेन्युइन। देन उस दिन मैंने रियलाइज करा कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी बात है, होती है हमेशा, जिस कारण से हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर होती है। कोई गली का मजदूर भी होगा ना, उसमें भी ऐसी कोई बात है पक्का, जिस कारण से हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो है क्या बात, हमें ये हमें देखना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस कारण से उसे उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो उपनिषद में ये बातें कही गई हैं कि यार आपने लर्न करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्रिएट करिए आप, रिस्पेक्ट फॉर दी टीचर। नहीं तो कुछ लर्न नहीं होगा, ये उनका मानना था। और इसलिए जो लोग उपनिषद की किताबें, आज भी काफी किताबें उपनिषद की अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां बड़ी फिलोसफिकल बातें कही गई हैं। बट उपनिषद को आप तब पढ़ पाएंगे जब आपके सामने क्या हो, टीचर, प्रोफेसर। मैंने आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी में जाकर आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, है ना।